आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल, विद्युत द्विध्रुव। देखिए क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल। सबसे पहले बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। देखो, जब भी कोई भी दो चार्जेस, दो आवेश जिनकी नेचर ऑपोजिट हो, यानी कि विपरीत प्रकृति के आवेश हो, उनको नियर बाय प्लेस किया जाए तो ये जो निकाय होगा, ये निकाय क्या कहलाता है? आपका इलेक्ट्रिक डायपोल, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। देखो, ये दो आवेश हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू। जब इन दोनों को किसी स्मॉल सेपरेशन पे, किसी दूरी पर, निश्चित दूरी पर प्लेस किया जाए तो ये आपका निकाय ही क्या कहलाता है? आपका इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाता है। ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ये दोनों जो आवेश हैं जिनको पास पास रखा है, इनका परिमाण क्या हो? समान हो, और प्रकृति इनकी क्या हो? विपरीत हो। तो ये होता है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल। अब बात आती है हमारे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसको बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और इसको P सदिश से निरूपित किया जाता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है और इसको P सदिश, P वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट? भाई, जब भी दो आवेश किसी निश्चित दूरी पर रखे हों तो ये निकाय तो कहलाएगा आपका, ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रिक डायपोल। अब डायपोल मोमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये दो आवेश माइनस क्यू प्लस क्यू किसी निश्चित दूरी पे रखे हुए हैं। तो सपोज करो ये दूरी में ले लेता हूं, L ले लो, 2L ले लो। कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये डिस्टेंस ले लेता हूं 2L, सभी जगह 2L लेंगे। तो ये जो सेपरेशन है, दोनों चार्जेस, बिंदु आवेश है, इनके बीच की दूरी 2L है। तो जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, इसका जो परिमाण होगा, परिमाण, वो किसी एक आवेश का परिमाण और इनके बीच की दूरी का गुणनफल होगा। ये होता है P इक्वल टू क्यू इंटू 2L। किसी एक आवेश का परिमाण और इनके मध्य की जो दूरी है उसका गुणनफल होगा, उनका प्रोडक्ट होगा। अब ये तो परिमाण हो गया, हमने बताया ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आपके क्या है? सदिश राशि है। अब सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी, और दिशा निश्चित होती है, फिक्स होती है। इसकी दिशा होती है आपकी ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर। तो ये सदिश राशि है, इसकी जो दिशा होगी, ठीक है, डायरेक्शन, वो क्या होता है? नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है। तो ये इसकी दिशा होगी और परिमाण ये हो गया। ठीक है। इसकी जो इकाई होगी, यूनिट, ठीक है, तो चार्ज की क्या होती है आपकी? कूलॉम, और लेंथ की क्या होगी? मीटर। ये एसआई सिस्टम में हो गया। सीजी सिस्टम में आपके स्टेट कूलॉम, और सेंटीमीटर, ये सीजीएस सिस्टम में हो जाता है। आई बात समझ में? तो भाई ये बात हुई आपकी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कॉन्सेप्ट की। चलिए, तो ये एक तो सबसे जरूरी, इसमें दिशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर, और इसका परिमाण होता है P इक्वल टू क्यू इंटू दोनों के मध्य की दूरी का गुणनफल। ठीक। चलिए, अब इस पर बेस हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए, ये आपको एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। ये समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये है आपका समबाहु
त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको दिया हुआ है। यहां पे प्रत्येक कोण कितना होता है 60, ये भी 60, ये भी 60, 60 डिग्री कोण होता है। अब यहां पर -2q आवेश तो यहां रखा हुआ है और +q यहां रखा हुआ है और +q ही यहां रखा हुआ है। तो आपको इस पूरे सिस्टम का पी नेट डायपोल मोमेंट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, या सिंपली इसको बोलते थे नेट डायपोल मोमेंट, पी नेट ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए पी नेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। आप इस -2 कूलाम चार्ज को स्प्लिट करते हैं, एक -q में, दूसरा भी -q में, ठीक है। ये -q आपने इसको इस -2 कूलाम चार्ज को स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया। अब ये -q यहां पर, ये वाला -q भी यहां पर, अब ये +q और ये -q मिलके एक डायपोल मोमेंट बनाएंगे, एक डायपोल बनाएंगे। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? इस तरफ होगा। तो ये P1 वेक्टर इधर हो गया। ये -q और ये +q भी मिलके एक डायपोल बनाएंगे और इसका डायरेक्शन P2, ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये P2 हो जाएगा। अब P1 और P2 का मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड, तो P1 का मैग्नीट्यूड क्या होता है? किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड Q और इनके बीच का सेपरेशन L। सेम यही मैग्नीट्यूड इसका P2 का भी होगा, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है। तो यही मैग्नीट्यूड किसका हो गया? P2 का भी हो गया। तो P1 और P2 जो है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन डिफरेंट होने की वजह से ये डायपोल मोमेंट जो है P1 और P2 डिफरेंट होंगे। अब इसका P नेट निकालना है। तो P नेट के लिए फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट निकालने का, परिणामी निकालने का, √a² + b² + 2ab cos थीटा। तो a की जगह तो यहां P1 आ जाएगा, तो P1² P2² + 2 P1 P2, और दोनों के बीच में एंगल कितना है? P1 इस तरफ, P2 इस तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री cos 60, ठीक। अब P1 और P2 का मैग्नीट्यूड सेम ले लो P, ठीक है। तो ये P नेट जो होगा ये हो गया आपका P², P1² की जगह P² लिख दूं, P2² की जगह भी P² + 2 P1 P2 P² और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो P² + P², तो ये हो गया √3P²। तो जो P नेट होगा वो हो गया √3, P बाहर ले लो अंडर से, P² बाहर लेते P हो जाएगा, तो ये आ गया √3, और P की वैल्यू कितनी है? Q × L, तो Q × L ये क्या हो जाएगा? इस पूरे सिस्टम का नेट डायपोल मोमेंट हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। ये आपने एक स्क्वायर लिया, वर्ग, ये स्क्वायर लिया, ये स्क्वायर लिया। अब आपने इसके ईच कॉर्नर पे चार्ज रखा, या -q या +q, ये -q और ये +q, और इसकी ईच साइड लेंथ है L, ठीक है। तो इस पूरे सिस्टम का भी आपको क्या निकालना है? P नेट निकालना है विद डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, वहां जो लास्ट क्वेश्चन था, ये P नेट का जो डायरेक्शन क्या होगा? तो P1 और P2 का जब मैग्नीट्यूड सेम है तो इसका डायरेक्शन जो होगा बिल्कुल सेंटर से जाएगा, यानी कि P नेट का डायरेक्शन ये होगा, बिल्कुल सेंटर से जाएगा, यानी कि इससे 30 डिग्री और इससे भी क्या 30 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए यहां पर -q + q -q + q, तो आपको P नेट जो निकालना है विद डायरेक्शन निकालना है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले जो ई चार्जेस हैं उससे क्या होंगे? आप डायपोल बनाए, तो -q और ये +q ये मिलके एक डायपोल बना देंगे, बन गया डायपोल, ठीक है। ये -q ये +q मिलके भी क्या बना देंगे? एक डायपोल बना देंगे। अब देखिए ये वाला डायपोल, ये वाला डायपोल, ये इधर की तरफ P1 हो गया -q से प्लस की तरफ, और ये भी क्या हो गया? -q से प्लस की तरफ, ये P2 हो गया, ठीक है। तो जो P नेट होगा, नेट डायपोल मोमेंट होता है, वो क्या होता है? P1 + P2 का वेक्टर सम होता है। अब यहां पर P1 + P2 का मैग्नीट्यूड निकालें, तो P1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा? निकालें।
P1 का मैग्नीट्यूड, तो किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन, Q मल्टीप्लाई बाय L, और यहां पर P2 भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो ये किसके इक्वल होगा, P के इक्वल ले लो, ठीक। अब P1 और P2 दोनों एक ही डायरेक्शन में दिख रहे हैं आपको, ठीक है। जब एक ही डायरेक्शन में होगा तो P नेट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या करेंगे आप, दोनों के मैग्नीट्यूड को ऐड कर देंगे, यानी कि सिंपली क्या करेंगे, दोनों के मैग्नीट्यूड को आपने एल्जेब्रिक सम कर देंगे। अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक ही डायरेक्शन में होता है तो सम करते हैं। तो ये P1 प्लस P2 की वैल्यू कितनी है, ये भी P, ये भी P, 2P, तो ये 2 और P की वैल्यू कितनी है, Q मल्टीप्लाई बाई L। अब रिजल्टेंट किस तरफ होगा, P1 भी इस तरफ, P2 भी इस तरफ, तो P नेट होगा इस डायरेक्शन में, ये P नेट इस डायरेक्शन में होगा। आई बात समझ में। नाउ नेक्स्ट, वही एक और स्क्वायर का केस लेते हैं। ये स्क्वायर, ये माइनस Q और ये प्लस Q। अब इधर लेते हैं माइनस Q और इधर लेते हैं प्लस Q, इस साइड लेंथ होगी L। आपको इस पूरे सिस्टम का नेट डायपोल मोमेंट निकालना है, P नेट निकालना है, ठीक है। चलिए, अब ये माइनस Q, ये प्लस Q, तो इसका इस डायरेक्शन में हो गया P1। अब ये माइनस Q, ये प्लस Q, तो इसके कारण इस डायरेक्शन में हो गया P2। तो P नेट जो होगा रिजल्टेंट, वो P1 प्लस P2 का वेक्टर सम होगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। अब P1 का मैग्नीट्यूड कितना है, तो P1 का मैग्नीट्यूड निकालें तो किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, किसी एक आवेश का परिमाण, तो प्लस Q, और दोनों के बीच में सेपरेशन हो गया L। सेम यही इसके लिए P2 के लिए भी होगा, P2 के लिए भी यही होगा। अब ये दोनों P1 और P2 जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो P नेट का जो मैग्नीट्यूड होता है, जब भी दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड के, तो वो क्या होंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करके जीरो हो जाएंगे। तो ये P1 का मैग्नीट्यूड माइनस P2 का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच में एंगल कितना है, जीरो। तो ये क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये भी QL माइनस ये भी QL, तो ये कितना हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको नेट डायपोल मोमेंट कैलकुलेट किया जा सकता है। चलो एक और न्यूमेरिकल देखते हैं इस पे, नेट डायपोल मोमेंट पे। देखिए, ये आपने एक रेगुलर हेक्सागन लिया, रेगुलर हेक्सागन यानी कि समषठभुज रेगुलर हेक्सागन, ये रेगुलर हेक्सागन लिया। ये रेगुलर हेक्सागन लिया, ये रेगुलर हेक्सागन लिया, इसकी ईच साइड लेंथ होगी L, ठीक है। अब देखो भाई, ये माइनस Q, ये प्लस Q, ये माइनस Q, ये प्लस Q, ये माइनस Q, ये प्लस Q। तो आपको इस पूरे सिस्टम का P नेट निकालना है, P नेट निकालना है। तो यहां पर क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक बार किसी चार्ज का किसी एक के साथ पेयर बन जाता है तो फिर किसी दूसरे के साथ पेयर नहीं बनता भाई, ध्यान रखना। तो ये माइनस Q और ये प्लस Q मिलके एक पर बनाएंगे। अब ये किसी और के साथ अपना पेयर नहीं बनाएंगे, इसके कारण P1 इस तरफ हो गया, ये माइनस Q, ये प्लस Q, इसके कारण ये P2 इस तरफ हो गया, ये P2 इस तरफ हो गया, ठीक। और ये माइनस Q, ये प्लस Q, इसके कारण भी क्या हो गया, ये इस तरफ हो गया P3, ठीक है। अब आपको ये P1, P2, P3 ये तीनों वेक्टर क्वांटिटी, तो इनका P नेट कितना होगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 का वेक्टर सम होगा, यही होगा। चलो P1 निकाला जाए, तो P1 का जो मैग्नीट्यूड है, आप देख रहे हैं P1, P2 और P3 तीनों एक ही डायरेक्शन में पैरेलल है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में। तो P1 का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, Q मल्टीप्लाई बाई L। P2 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, P2 का मैग्नीट्यूड ये माइनस Q। अब देखो ये L है, इसकी जो रेगुलर हेक्सागन की प्रॉपर्टी होती है, ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, 6 संभव त्रिभुज बना रहा है।
तो ये 2 3 4 5 6 6 संभव त्रिभुज है, तो ये भी एल, ये भी एल, ये भी एल, ये भी एल, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 2l होगी। तो यहाँ P2 इक्वल टू क्या होगा, किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों के बीच की डिस्टेंस 2l। ठीक है। P3, P3, P3 कौन सा है, दिस वन, लास्ट वाला, नीचे नीचे वाला। तो इसमें क्या हो जाएगा, किसी एक आवेश का परिमाण Q मल्टीप्लाई बाय दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है यहाँ पर L, ये L। तो P नेट जो होगा उसका परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड, तीनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है तो तीनों के मैग्नीट्यूड को क्या करोगे आप ऐड कर दो, तो ये P1 P2 P3 का मैग्नीट्यूड हो गया। तो ये P1 का मैग्नीट्यूड कितना है QL, ये कितना है 2QL, और P3 का कितना है QL, तो ये हो गया 4QL। P नेट का मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में है और डायरेक्शन भी कौन सा होगा, ये वाला डायरेक्शन होगा, तो P नेट इस डायरेक्शन में हो जाएगा, P नेट इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये बात हुई आपकी जो नेट डायपोल मोमेंट होता है सिस्टम का वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल होगा। ठीक, अब इसी में आगे बात करते हैं हम। नेक्स्ट है आपके भाई, अब जो डायपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, ठीक है, वो तो हमने कैलकुलेट कर लिया पूरे सिस्टम का। अब बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है डिफरेंट पॉइंट पर, उन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए अब लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। देखिए इसमें पहला केस लेते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस ऑफ डायपोल, डायपोल की एक्सिस पे, डायपोल की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। चलिए कैसे, देखिए ये आपने एक -q चार्ज लिया और ये दूसरा लिया +q चार्ज, इन दोनों के बीच का सेपरेशन है 2l, 2l ले लेते हैं, दोनों के बीच का सेपरेशन। ये इन दोनों को मिलाने वाली लाइन होगी, यानी कि इन दोनों का एक्सिस यही है। अब इस एक्सिस पे इस +q चार्ज से किसी डिस्टेंस पे ये कोई पॉइंट P है, इस P पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, जो कि इसके सेंटर से, इस सेंटर O से किसी r डिस्टेंस पे, किसी r डिस्टेंस पर ये लोकेशन है, यानी कि इस डायपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर एक्सिस पे इस P पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी। ठीक है, अब देखो ये टोटल 2l है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये l होगी और यहां से यहां तक की डिस्टेंस l होगी, ये l है और ये r है, तो ये इस +q से ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी, r - l होगी ना, r - l, और ये डिस्टेंस l है और ये r है, तो इस -q से इसकी ये जो डिस्टेंस है यहां से इस पॉइंट की, ये हो जाएगी r + l हो जाएगी, ये r + l हो जाएगी, तो ये सेपरेशन हो गया डिफरेंट। अब इस +q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, पॉजिटिव चार्ज, पॉइंट चार्ज है +q, तो +q चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो होती है अवे फ्रॉम द चार्ज, तो इस +q के कारण है E1, तो ये मैंने E1 लिया है, ये E1 इस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया। अब इस नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो किस तरफ होती है, टुवर्ड्स द चार्ज, यानी कि आवेश की तरफ होगी, टुवर्ड्स द चार्ज, तो ये E2 इस तरफ होगी। ठीक है, तो E1 का डायरेक्शन इस तरफ हो गया और E2 का डायरेक्शन इस तरफ हो गया। ठीक है, मैं इसको सिंपली लिख सकता हूं, ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डायरेक्शन दे दिया तो हमने, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो E1 इस तरफ है और E2 इस तरफ है, यानी कि इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इस तरफ हो गया और उसका मैग्नीट्यूड E2 हो गया, और इस +q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है और उसका मैग्नीट्यूड E1 है। तो इस पॉइंट पर जो E नेट होगा वो फाइंड आउट करना है और उसका डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले आप E1 और E2 का मैग्नीट्यूड लेंगे। देखो E1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा,
तो इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज के कारण, तो पॉइंट चार्ज है, इसके कारण होता है के क्यू, और ये सेपरेशन कितना है आर माइनस एल, तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब इस माइनस क्यू के कारण इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये सेपरेशन जो है आर प्लस एल है। अब देखिए यहां पर ये चार्ज और ये चार्ज दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसमें चार्ज का जो कंट्रीब्यूशन होगा दोनों का सेम होगा, लेकिन ये चार्ज पास में है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 की वैल्यू ज्यादा है, पास होगा उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और ये चार्ज दूर है इससे तो इसकी इंटेंसिटी जो है E2 वो कम होगी। तो जो E नेट होगा वो क्या होगा, ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, ये वाली वैल्यू छोटी होगी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो E1 और E2 का डिफरेंस होगा, E1 की वैल्यू ज्यादा है, E2 की वैल्यू कम है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, E1 के डायरेक्शन में हो जाएगा, यानी कि इस डायरेक्शन में होगा। तो यहां पर E नेट इक्वल टू क्या हो गया, E1 माइनस E2, E1 की वैल्यू के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको ई नेट जो एक्सिस पे आ रहा है इसको बोलेंगे हम ई नेट एट एक्सिस। के क्यू बाहर कॉमन ले लें, के क्यू बाहर ले लिया, यहाँ वन बचा, यहाँ वन बचा, नीचे आर माइनस एल का होल स्क्वायर, इधर आर प्लस एल का होल स्क्वायर, एलसीएम लेते हैं, तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर, तो ये होता है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, एलसीएम हो गया। के क्यू आपने बाहर ले लिया था तो यहां पर आर माइनस एल का होल स्क्वायर, तो ये आर प्लस एल इधर आ जाएगा, माइनस ये वाला ऊपर की तरफ इस तरफ चला जाएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड आएगा वो आपका कैलकुलेट होके जाएगा, वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो बस इसको सिंप्लीफाई करें, ई एक्सिस के क्यू एज इट इज। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करें तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, तो ये माइनस बाहर होने की वजह से माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और नीचे की तरफ क्या है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, प्लस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर से, तो ई जो एक्सिस पे होगा ये होगा के क्यू, ये 2RL 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस 4 को 2 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकते हैं, तो 2 के आर तो आपने एक तरफ लिखा और ये 2Q और L एक तरफ लिख दिया, 2QL, और नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। 2QL क्या होता है, P होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, बताया आपको, तो ये यहां पर किसी एक चार्ज का परिमाण और दोनों के बीच की दूरी कितनी है 2L, तो यहां पर P की जो वैल्यू होगी ये P की वैल्यू होती है 2QL, ये वैल्यू यहां रखें, तो E एक्सिस पे जो आएगा वो हो गया 2K, ये 2QL की वैल्यू होगी P, और ये हो गया R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपके डायपोल की वैल्यू होगी। ठीक है, अब देखो यहां पर एक हम कंपैरिजन करते हैं आर और एल के बीच में, तो यदि इस एल की वैल्यू, ये जो एल है आपका है, ये एल या 2L की वैल्यू इस आर के रेस्पेक्ट में बहुत छोटी है, तो आर ग्रेटर देन एल है। ठीक है, तो ये आर ग्रेटर देन एल का मतलब है कि ये जो दूरी है इस दूरी के रेस्पेक्ट में ये सेपरेशन बहुत कम है, तो इसको बोलते हैं स्मॉल डायपोल, फॉर स्मॉल डायपोल, यानी कि छोटे द्विध्रुव की बात हो रही है, फॉर स्मॉल डायपोल। तो यहां पर इस आर की वैल्यू एल के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है, तो इस एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, नगण्य कर देंगे, यानी कि छोड़ देंगे, तो ई जो एक्सिस पे होगा वो कितना होगा 2kp
ये r अपॉन ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये तो आप छोड़ ही देंगे एल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की पावर 2 कितना हो गया r4। तो ये कितना आ रहा है, इस एक आर से ये एक आर कैंसिल हो गया, तो 2kp अपॉन आर क्यूब, ये आता है फॉर स्मॉल डायपोल। तो 2kp अपॉन आर क्यूब जब डायपोल छोटा हो, और ये वाला जब रिलेशन, ये वाला रिलेशन जो है तब यूज करेंगे जब डायपोल बड़ा हो, यानी कि जब द्विध्रुव बड़ा है, जब इलेक्ट्रिक डायपोल बड़ा है, यानी कि फॉर लार्ज डायपोल ये वाला रिलेशन यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर एंगल देखेंगे आप, इस माइनस क्यू ये प्लस क्यू, तो इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा पी का डायरेक्शन, और एक्सिस पे ई का डायरेक्शन भी इस तरफ है। तो ई नेट और पी दोनों पैरेलल है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 होगा। तो एंगल बिटवीन पी एंड ई नेट ऑन एक्सिस कितना है, 0 डिग्री, यानी कि दोनों क्या है आपके पैरेलल है। पी और ई दोनों क्या है यहां पर पैरेलल है, पीबीसी दिशा में, ईबीसी दिशा में। तो आपको ये रिलेशन याद रखना है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण जो अक्ष पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो डायपोल यानी कि विद्युत द्विध्रुव की दिशा में ही होती है। छोटा डायपोल है तो ये वाला, और बड़ा डायपोल है तो ये वाला रिलेशन आपको काम में लेना है। अब देखो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे होंगे, ये देखिए एक डेटाबेस न्यूमेरिकल लेते हैं। ये सपोज करो -10 माइक्रोकुलाम और ये है आपके +10 माइक्रोकुलाम चार्ज है। अब इन दोनों के बीच का सेपरेशन है, सपोज करो 6 सेंटीमीटर इनके बीच का सेपरेशन है। अब यहां से ये सेंटर से ये 10 सेंटीमीटर की सेपरेशन पे, ये 10 सेंटीमीटर के सेपरेशन पे ये एक पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है इन दोनों में से, ये जो दोनों फॉर्मूले हैं, ये वाला या ये वाला। तो आप इसमें कंपैरिजन करके देखेंगे कि वैल्यू एल की वैल्यू इस आर के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है या नहीं है। तो आप देख रहे हैं यहां पर एल की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है और ये आर की वैल्यू जो है 10 सेंटीमीटर है, यानी कि 3 सेंटीमीटर को 10 सेंटीमीटर के रेस्पेक्ट में आप नगण्य नहीं कर सकते, तो ये बड़ा डायपोल है। तो ये आपका क्या होगा, लार्ज डायपोल। अगर डेटा इस तरह से दिया है तो स्मॉल डायपोल और लार्ज डायपोल के लिए आप उसके डेटा को चेक करेंगे कि उसमें जो आपको सूचनाएं क्या दी हुई है, डेटा क्या दिए हुए हैं, उस पर निर्भर करेगा। तो दिस इज लार्ज डायपोल, इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला जो यूज करेंगे ई एक्सिस पे निकालना है, तो ये हो गया 2kpr अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट करें और सोल्व कर लेंगे। तो 2k की वैल्यू हमें पता है 9 इंटू 10⁻⁹, ऐसा है पद्धति में। p की वैल्यू को आप q इंटू दोनों के बीच का सेपरेशन, तो 10 की घात -6, दोनों के बीच का सेपरेशन 6, तो 6 मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 की घात -2 आ जाएगा p। और r की वैल्यू कितनी है, ये वाली है r की वैल्यू ये है, तो कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 की घात -2 अपॉन आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है भाई 10, तो 10 इंटू 10 की घात -2 का होल स्क्वायर माइनस एल, एल कितना है 3, तो ये 3 है, एल कितना है 6 का आधा 3, तो 3 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। और आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो आपके एसआई पद्धति में इसकी इकाई हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये चेक करना है। अच्छा, अब स्मॉल डायपोल का भी चेक कर लेते हैं किस तरह से होगा। देखो, अगर आपको ये इस तरह से दिया हुआ है -5 माइक्रोकुलाम और ये +5 माइक्रोकुलाम, अब इन दोनों के बीच का सेपरेशन है 2 मिलीमीटर और इनके सेंटर से ये 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस दी हुई है। ये 10 सेंटीमीटर पे इस पॉइंट पे निकालना है। तो आप देख रहे हैं यहां पर ये 1 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर इस 10 सेंटीमीटर के रेस्पेक्ट में क्या है, नगण्य है, बहुत छोटी वैल्यू है। तो ये क्या होगा, आपका स्मॉल डायपोल हो जाएगा, स्मॉल डायपोल। अब स्मॉल डायपोल के कारण एक्सिस पे जो होता है वो होता है
2kp/r³। 2 k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, p की वैल्यू किसी एक आवेश का परिमाण और इनके मध्य की दूरी 2। सबको एक ही पद्धति में करेंगे तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से गुणा करना पड़ेगा। r की वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर। 10 इंटू 10⁻² की पावर क्यूब। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये एसआई पद्धति में इसकी इकाई आ जाएगी। ठीक है, कूलॉम मीटर। तो ये बात हुई आपकी एक्सिस पर। ठीक है, डायपोल के एक्सिस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब लेते हैं हम इस पे जो इक्वेटोरियल होगा, ठीक है, उस पर। तो सेकंड पॉइंट है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटर। एट इक्वेटर, इक्वेटर या इक्वेटोरियल। देखो कैसे होगा इक्वेटर पे, क्या होता है इक्वेटर उसको समझते हैं। ये -q चार्ज और ये है +q चार्ज, इनके बीच का ये सेपरेशन हो गया आपका 2l। ये इसका सेंटर हो गया O। ठीक है, अब जो इक्वेटर होता है वो क्या होता है आपका, इसको बोलते हैं निरक्ष। हिंदी में क्या बोलेंगे इक्वेटर को? निरक्ष पर। वो तो हो गया अक्ष और ये हो गया निरक्ष पर। तो निरक्ष क्या होता है आपका, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन की जो लंबवत रेखा है इसी तल में, वो निरक्ष हो गया। तो ये आपका है निरक्ष। तो ये बिंदु है P, यहां पर निकालना है, जो कि इस सेंटर से r दूरी पर है। ठीक, अब देखिए कैसे निकालेंगे। इस -q आवेश से इसकी दूरी कितनी है भाई? ये आपके L, ये भी L, तो ये L और ये R, तो √L² + R²। ठीक है, यानी कि R² + L², तो ये हो गया। इससे भी यही दूरी है सेम, √R² + L²। ये R, ये L, तो R² + L²। अब देखिए हमें पता है ऋणात्मक आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो आवेश की ओर होता है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र इस तरफ होगा E1, और धनात्मक आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो दूर की तरफ होता है E2। ये इस तरफ हो गया। अब ये आवेश इससे, इस रेखा और इस रेखा के बीच में थीटा कोण है, तो ये भी आपका थीटा ही कोण होगा। अब इस लाइन के समानांतर यहां पर एक लाइन खींचता हूं, ये लाइन खींच दी मैंने, तो ये थीटा है, तो ये भी आंतरिक कोण है, तो ये भी थीटा। ये थीटा है तो ये कोण भी क्या हो गया? थीटा हो गया। ठीक है, E1 इस तरफ है, E2 इस तरफ है। अब देखो भाई E1 का इस दिशा में घटक क्या हो गया? E1 cos थीटा, और नीचे की तरफ क्या हो गया? E1 sin थीटा। ये नीचे की तरफ घटक हो गया। E2 का इस दिशा में घटक, जिस तरफ कोण होता है उस तरफ cos घटक होता है, तो ये हो गया E2 cos थीटा, और इस दिशा में हो गया E2 sin थीटा। ये ऊपर की तरफ हो गया E2 sin थीटा। E1 cos थीटा, E2 cos थीटा इस दिशा में, और E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे के विपरीत दिशा में। आप इस आवेश के कारण E1 और इस आवेश के कारण E2 का परिमाण निकालें, तो E1 का परिमाण कितना होगा? देखिए E1 का परिमाण इसके कारण, तो ये हो गया KQ, और ये दूरी कितनी है? √R² + L² का होल स्क्वायर, तो ये हो गया KQ/R² + L²। ये तो E1 हो गया। इसी तरह से E2 का परिमाण जो होगा वो कितना होगा? KQ, ये भी सेम, E2 की दूरी सेम, तो √R² + L² का होल स्क्वायर, तो ये हो गया KQ/R² + L²। √ से स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखो भाई E1 E2 दोनों का परिमाण समान आ रहा है, देख रहे हैं आप, ये कोण भी समान है। तो जब E2 sin थीटा और E1 sin थीटा का क्या होगा? परिमाण समान है और दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। जब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करेंगे तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो E1 E2 sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। अब E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों एक ही दिशा में है, तो E नेट किस दिशा में हो जाएगा? जिस दिशा में ये दोनों है। तो यहां पर E नेट कितना हो गया आपका? E नेट इक्वल्स टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब यहां पर E1 और E2 का जो परिमाण है वो बराबर है,
दोनों का परिमाण बराबर है, हम ई मान लेते हैं इसको। तो मैं यहां पर जो ई नेट होगा, E1 और E2 दोनों का परिमाण बराबर है, कोण भी समान है cos थीटा, तो ये हो गया 2E cos थीटा, ये ई नेट हो जाएगा। यानी कि कुल विद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना होगा, 2E cos थीटा, और दिशा इस दिशा में हो जाएगी। चलिए अब इसकी वैल्यू रखते हैं। तो कुल जो ई नेट है वो कहां पर है, इक्विटोरियल यानी कि निरक्ष पर है, तो इक्विटोरियल लिख देते हैं। 2 E1 E2 का परिमाण E कितना आ रहा है, के क्यू अपॉन अंडर रूट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये हो गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। अब इस ट्राइंगल से कोस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कोस थीटा इक्वल्स टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार कितना एल और कर्ण कितना है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये हो गया कोस थीटा की वैल्यू एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो गया। अब ई जो इक्विटोरियल पर है उसकी वैल्यू आप सिंप्लीफाई करके लिख दें। देखिए 2QL, ये तो P के इक्वल हो गया, तो K और P, भाई 2QL P के इक्वल होता है, किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों के बीच की दूरी 2L, तो ये तो हो गया KP, और ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, ये हो गया। ये रिलेशन आ गया केपी अपॉन अंडर रूट आर, केपी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसमें भी यदि ये जो दूरी r है ये इस l के रेस्पेक्ट में बहुत बड़ी है, तो r ग्रेटर देन l, तो E एट इक्विटोरियल केपी एज इट इज, इस r का मान इस l के रेस्पेक्ट में बहुत बड़ा है, तो इस l स्क्वायर को छोड़ दो, तो यहां r स्क्वायर की पावर 3/2, यानी कि l स्क्वायर नगण्य हो गया। तो जो E इक्विटोरियल पे आ रहा है वो आ रहा है केपी आर स्क्वायर पावर 3/2, इस स्क्वायर से 2 कैंसिल हो गया तो पावर 3, तो ये R3, तो यहां पर इक्विटोरियल पे ये आ गया। ये आपने जब r की वैल्यू l से बहुत बड़ी ली है, यानी कि इस r के रेस्पेक्ट में ये सेपरेशन बहुत कम है, तो इसको बोलते हैं हम स्मॉल डायपोल। तो ये वाला तो रिलेशन यूज करेंगे स्मॉल डायपोल के लिए, छोटे डायपोल के लिए, और ये वाला जो रिलेशन यूज करेंगे ये लार्ज डायपोल के लिए रिलेशन यूज करेंगे। अब जो लार्ज होगा और स्मॉल होगा वो आप कैसे चेक करेंगे, उसके डेटा चेक करेंगे, एल की वैल्यू और आर की वैल्यू में तुलनात्मक अध्ययन करके आप पता करेंगे कि ये स्मॉल होगा या लार्ज होगा। ठीक है, तो ये आपको क्या निकल के आया इक्विटोरियल पे, इक्विटोरियल यानी कि निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता छोटे डायपोल के लिए, बड़े डायपोल के लिए। अब इसकी दिशा ई नेट इस तरफ है और इसका पी किस तरफ होता है, माइनस से प्लस की तरफ होता है, यानी कि पी की दिशा ये होगी। तो पी इस तरफ है, ई नेट उस तरफ है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है 180। तो एंगल बिटवीन पी एंड ई नेट एट इक्वेटर कितना होगा 180 डिग्री होगा, दोनों एंटी पैरेलल होंगे। तो याद रखना भाई निरक्ष पे विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है और पी नेट होता है, पी होता है, उनके बीच में जो एंगल है 180 डिग्री होता है। ठीक है, एक तो ये पॉइंट है निरक्ष पे, और अक्ष पे क्या होता है, इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होता है। अब अगर मैं यहां पर फॉर स्मॉल डायपोल ई एक्सिस और ई इक्वेटर की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो कितनी होगी, तो देखो एक्सिस पे होता है 2kp अपॉन आर क्यूब फॉर स्मॉल डायपोल, और इक्वेटर पे क्या होती है kp अपॉन आर क्यूब। ये आर क्यू से आर क्यू कैंसिल हो गया, kp से kp कैंसिल हो गया, तो ई एक्सिस और ई इक्वेटर यानी कि अक्ष पर और निरक्ष पर जो छोटे डायपोल होते हैं उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात कितना होगा, 2:1 होता है, ये भी याद रखा जाए। ठीक है, तो ये जो बॉक्स में बना रहा हूं ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो भाई इक्वेटर पे इस तरह से आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं और इनके ये रिलेशन याद रखना है। ठीक है, तो केपी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2, और छोटे के लिए केपी अपॉन आर क्यू।
चलो अब इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो ये आपने -10 माइक्रोकुलम और ये +10 माइक्रोकुलम, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो 10 सेंटीमीटर लिया, 10 सेंटीमीटर लिया। अब यहां से इसके सेंटर से ये 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ये पॉइंट पी है। इस पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है इस डायपोल के कारण। तो ये तो माइनस है और ये प्लस चार्ज है, ठीक है। तो यहां पर जो E एट इक्वेटर होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये क्या, देखो ये जो डिस्टेंस है ये इसके रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल नहीं है, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल नहीं है। तो ये फॉर लार्ज डायपोल वाला रिलेशन आप यूज करेंगे, KP/R² प्लस L² पावर 3/2। तो ये वाला रिलेशन यूज करेंगे, KP/R² प्लस L² पावर 3/2। तो वैल्यू पुट करते हैं, K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, P की वैल्यू क्या होती है, Q मल्टीप्लाई बाई 2L, यानी कि सेपरेशन Q कितना है 10 इंटू 10⁻⁻6, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, सबको ही आपको एक ही सिस्टम में करना पड़ेगा। और यहां पर R², R की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। L की वैल्यू कितनी है +L², तो L की वैल्यू कितनी है, ये है आपके L, ठीक है। तो 5, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये 5 ये भी 5, तो ये हो गया 5 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर और पूरे की पावर 3/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा सिस्टम में ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटर आएगी, ठीक है। अब यहां पर ही आपको अगर स्मॉल डायपोल के लिए निकालना है तो डेटा चेक करेंगे। तो देखो -10 माइक्रोकुलम प्लस 10 माइक्रोकुलम, दोनों के बीच का सेपरेशन वही आप सपोज करो 2 mm लेते हैं। इसके सेंटर से आप यहां से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, ये 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस ये लिया आपने, इस पॉइंट पे निकालना है 10 सेंटीमीटर पे। तो भाई ये 2 मिलीमीटर है, ये 2 मिलीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर का सेपरेशन R की वैल्यू होगी। तो ये आप देख रहे हैं ये जो 2 mm है इस 10 सेंटीमीटर के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है। तो E एट इक्वेटर कितना होगा आपका, KP/R³, ये रिलेशन यूज करेंगे, ठीक है। तो E एट इक्वेटर K की वैल्यू कितनी है भाई 9 इंटू 10⁻⁹, P की वैल्यू वही 10 10⁻⁻6 माइक्रो, और सेपरेशन कितना है 2 mm, तो 2 इंटू 10⁻⁻3, ये P की वैल्यू होगी, ठीक है। और R की वैल्यू कितनी 10, तो 10 इंटू 10⁻⁻2 का होल क्यूब है। सबको एक ही सिस्टम में करेंगे और ये SI सिस्टम में इसकी यूनिट हो जाएगी, तो न्यूटन पर कूलम, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके हो गया आपके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटर, ठीक। ये तो फिक्स हो गया, एक्सिस पे बात होगी, इक्वेटर पे बात होगी। अब हम कोई तीसरा पॉइंट लेते हैं, कोई भी जनरल पॉइंट लेते हैं। जनरल पॉइंट आपका कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो नाउ थर्ड केस इज एट एनी पॉइंट, कोई भी जनरल पॉइंट। डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, तो एट एनी पॉइंट, चलिए एनी पॉइंट को समझते हैं। देखिए आपने एक -Q चार्ज और ये +Q चार्ज लिया, ठीक। दोनों के बीच का सेपरेशन 2L, ये इसका सेंटर O पॉइंट, ये L, ये भी L। अब कोई भी पॉइंट हो सकता है, आप जरूरी नहीं कि एक्सिस पे लो या इक्वेटोरियल पे लो, कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो मैंने ये R डिस्टेंस पे ये एक पॉइंट लिया, ठीक है। ये R डिस्टेंस पे ये एक पॉइंट लिया P पॉइंट। इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है। चलिए भाई कैसे निकालेंगे। अब ये जो R डिस्टेंस है, ये R वेक्टर है, ये इस P इस डायरेक्शन में, P का डायरेक्शन ये है,
तो इस P से थीटा एंगल पे है, ठीक है, P से थीटा एंगल पे। चलिए भाई, अब आपको इस पॉइंट P पे निकालना है, तो क्या करते हैं, देखिए इस P के दो कंपोनेंट करते हैं, एक तो करते हैं अलोंग दी आर और एक करते हैं परपेंडिकुलर आर। तो P का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, जिस तरफ एंगल होता है उस तरफ होता है P कोस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है P साइन थीटा, P कोस थीटा और P साइन थीटा। अब P कोस थीटा के लिए ये पॉइंट तो एक्सिस पे है, और P साइन थीटा के लिए ये पॉइंट क्या है आपका, इक्विटोरियल पे है। तो एक डायपोल तो हो गया P कोस थीटा और एक डायपोल मोमेंट हो गया P साइन थीटा। P कोस थीटा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सिस के अलोंग होती है, तो ये E1 इस तरफ होगी, और P साइन थीटा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी होगी ये P के अपोजिट डायरेक्शन में, तो P साइन थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में ये E2 इस तरफ होगी। तो एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है फॉर स्मॉल डायपोल, 2kp अपॉन आर क्यू। तो ये 2k, अब इस P कोस थीटा के कारण एक्सिस पे है, तो 2kp कोस थीटा अपॉन ये सेपरेशन हो गया आर क्यू। दिस इज इक्वेशन 1। इस P साइन थीटा के लिए ये पॉइंट क्या है आपका, इक्विटोरियल पॉइंट है, देखो बिल्कुल सेंटर परपेंडिकुलर है P साइन थीटा। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो P के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, यानी कि P साइन थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, और ये होती है KP अपॉन आर क्यूब फॉर स्मॉल डायपोल। तो K P की वैल्यू क्या है यहाँ पर, P साइन थीटा, तो यहाँ पूरी वैल्यू रखो P साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, ये इक्वेशन 2 होगी, ठीक है। E1 और E2 का मैग्नीट्यूड ये आ गया। आपको E नेट निकालना है, E1 इस तरफ है E2 इस तरफ है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो E नेट जो होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, ठीक। तो E नेट जो होगा आप दोनों का स्क्वायर करें, तो इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करें, तो ये हो गया 2kp कोस थीटा अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर प्लस ये हो गया के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर, ठीक। अब देखो यहां पर जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, कॉमन टर्म्स हैं, उनको बाहर ले लो, के पी का होल स्क्वायर बाहर आके के पी हो जाएगा, आर क्यूब का होल स्क्वायर बाहर आके ये आर क्यूब हो जाएगा, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, और अंदर क्या बचा, ये 2 का स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहां क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा। तो ई नेट जो होगा वो हो गया के पी अपॉन आर क्यूब। अब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक कॉस स्क्वायर थीटा तो यहां लो, ये साइन स्क्वायर थीटा यहां लो। भाई एक कोस स्क्वायर 4 में से एक तो यहां लिख दिया, बाकी कितना बचा 3, तो 3 कोस स्क्वायर थीटा आपने यहां लिख दिया। तो ई नेट जो होगा इस पॉइंट पर वो हो गया के पी अपॉन आर क्यूब। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो ये हो गया 1 प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा। तो किसी भी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो तो उसका ये रिलेशन बड़ा काम का है, ठीक है। तो E1 प्लस E2 इनका जो रिजल्टेंट है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो इनका रिजल्टेंट इस तरफ होगा, कहीं पर बीच में होगा, ये ई नेट इस तरफ होगा। अब ये ई नेट इस तरफ है, तो ये आपका E1 इस तरफ, ये E2, तो ये भी क्या हो गया आपका E2 इस तरफ हो गया। अब E1 E2 और ये ई नेट E1 से फाई कोण पर है, ये क्या है फाई कोण पर है, और ये जो है P का डायरेक्शन इस तरफ है, P का डायरेक्शन, तो ये P इस तरफ हो गया। तो P और E नेट के बीच में एंगल कितना होगा, तो ये तो हो गया थीटा और ये फाई हो गया, तो एंगल बिटवीन P एंड E नेट ये कितना होगा, थीटा प्लस फाई होगा। थीटा तो आपको दिया होगा, फाई निकालें भाई, तो इस ट्राइंगल से फाई निकालें, इस ट्राइंगल से, तो tan फाई इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है E2, बेस कितना है E1। देखो इस ट्राइंगल से परपेंडिकुलर तो हो गया E2, बेस हो गया E1, तो E2 की वैल्यू कितनी है
हम निकाल चुके हैं के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, और E1 की वैल्यू 2kp कोस थीटा अपॉन आर क्यूब। आर क्यूब कैंसिल हो गया, केपी से केपी कैंसिल हो गया। तो यहां पर ये जो रिलेशन आ रहा है टेन फाई की वैल्यू आ रही है, ये तो 2 नीचे हो गया और साइन अपॉन कोस क्या हो गया 10 हो गया, तो ये आ रहा है टेन थीटा बाई 2। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो फाई कोस टू टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। ठीक है, तो जो एंगल होगा यहां पर वो एंगल है थीटा। एंगल कितना है यहां पर, थीटा प्लस फाई। तो थीटा और फाई की वैल्यू आपकी आ चुकी है, तो ये हो गया आपका टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। ये एंगल होगा आपका। आई बात समझ में? तो भाई आपको इसमें जो रिलेशन याद रखना है वो काम का रिलेशन ये है। किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी जाए तो उसके लिए ये हो गया, और एंगल होता है थीटा प्लस फाई, और फाई की वैल्यू होती है टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। ठीक, अब इस पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो एग्जाम्पल, इफ थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, 0 डिग्री है यानी कि ये पॉइंट कहां पर होगा आपका, देखो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री यानी कि ये थीटा जो है 0 डिग्री हो, यानी कि आपका ये पॉइंट कहां पर आ जाए, एक्सिस पे आ जाए। तो थीटा की वैल्यू आप 0 डिग्री लेते हैं, यानी कि पॉइंट कहां पर है, एट एक्सिस है। ठीक है, चलो थीटा की वैल्यू 0 पुट करो, तो ई नेट जो होगा वहां पर वो क्या होगा, के पी अपॉन आर क्यूब 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो जो ई नेट होगा वो के पी अपॉन आर क्यूब, और ये हो गया आपका 1+3 मल्टीप्लाई बाय कॉस 0 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1। तो ये आपका ई नेट जो आ रहा है ये कितना हो गया, के पी अपॉन आर क्यूब 1+3 हो गया 4, 4 का अंडर रूट हो गया 2। तो वही आ गया एक्सिस पे 2 के पी अपॉन आर क्यूब, जो हमने एक्सिस पे डिराइव किया है। सेकेंड, इफ थीटा इक्वस टू 90 डिग्री है। अब थीटा इक्वस टू 90 डिग्री यानी कि कहां पर ले रहे हैं आप, थीटा इक्वस टू 90 डिग्री यानी कि कहां पर ले रहे हैं आप, देखो ये थीटा 90 डिग्री यानी कि आपका जो पॉइंट है वो इस पॉइंट पर है, इक्विटोरियल पे है। तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लेते हैं तब क्या होता है वो देखें, यानी कि इक्विटोरियल पे। तो थीटा की वैल्यू 90 पुट करेंगे तो ई नेट जो होगा वो के पी अपॉन आर क्यूब 1+3 कोस स्क्वायर 90, कोस 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। तो यहां पर कितना आ रहा है, ई नेट के पी अपॉन आर क्यूब, ये पार्ट 0 हो गया, अंडर रूट का 1 1 ही रहेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। और यही क्या होता है आपका इक्विटोरियल पे होता है, यानी कि निरक्ष पर होता है। तो निरक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है केपी अपॉन आर क्यू, तो आप यहां पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करते हैं, तो ये जनरल फॉर्म में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करने पर वही निरक्ष बन जाता है। यहां से भी वही आंसर आ रहा है। कोई तीसरा केस ले सकते हैं हम, एग्जाम्पल इफ थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री ले लो, तो ई नेट जो होगा वो कितना होगा भाई, देखो के पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 1+3 कोस स्क्वायर 60, कोस 60 की वैल्यू 1/2, ई नेट के पी अपॉन आर क्यूब 1+3 कोस 60 की वैल्यू 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ये 3/4, तो ये आ गया के पी अपॉन आर क्यूब, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया 7/4। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या हो रहा है आपके, आपने देखा कि जो डायपोल है उसके कारण कोई भी जनरल पॉइंट लो, उस जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप इस तरह से इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर यहां पर आपसे एंगल पूछा जाता, एंगल पूछा जाता तो एंगल के लिए क्या करते हैं आप, थीटा प्लस टेन इनवर्स थीटा बाई 2 यानी कि थीटा प्लस 5। तो एंगल पूछा जाता तो एंगल थीटा प्लस टेन इनवर्स टेन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है यहां पर 60, इस वाले केस में कितनी है 60/2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थीटा की वैल्यू आपकी π/3 है।
थीटा की वैल्यू 60 डिग्री यानी कि π/3 प्लस tan इनवर्स tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो ये होगी √3/2, ये इस तरह से आ जाती है। ठीक है, तो ये बात हुई आज की इस लेक्चर में, आज के इस क्लास में इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण उसके एक्सिस पे, उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर और किसी भी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, उनके क्या रिलेशन डिराइव किए जाते हैं और कब कौन सा रिलेशन आप न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, उसके बारे में यहां पर डिटेल में बात की।